नमस्कार प्यारे साथियों। इतिहास दर्शन और लेखन पढ़ रहे थे और दो क्लास हमने पढ़ ली थी जिसमें हमने इतिहास का परिचय और क्षेत्र देखा। फिर अ, इतिहास दर्शन और लेखन के बारे में एक बेसिक जानकारी हमने ली, उसकी कुछ परिभाषाएं लिखी, पढ़ी। और इतिहास दर्शन और लेखन को जो H.G. वॉल्स ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में जो दो भागों में जो बांटा है इतिहास दर्शन को, स्पेकुलेटिव फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री और एनालिटिकल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, वो हमने पढ़ लिया था और उनकी बेसिक जो विशेषताएं थी वो हमने जान ली थी। आज हम परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन को आगे बढ़ाने का काम जिन जिन विद्वानों ने किया था वो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जिसमें विको है, हर्डर है, हीगल है, मार्क्स है, स्पेंगलर है, टोयनबी है और फुकुयामा है ना। तो इतने सारे लोग लगे हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में। तो आज हम विको को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन को आगे बढ़ाने वाले विचारक, ठीक है। ये हेडिंग जमाता हूँ और फिर आगे की बात हम करते हैं। प्यारे साथियों, आपको बता दूँ, इस क्लास से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल सफलता विजन्स पर मिलेगी। उस पर आप जो है उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्लास किस दिन आनी है, किस दिन की छुट्टी रहती है। वैसे तो छुट्टी मैं पूर्णिमा की ही रखूँगा और रविवार की छुट्टी रखने का प्लान मेरा नहीं है क्योंकि समय कम है और जल्दी से हमको इसको जो है पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लेना है ताकि आप अच्छे से उसका रिवीजन मार सकें, ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप अनिवार्य रूप से कमेंट ज़रूर करें साथियों। आपका एक कमेंट हमें जो है संबल प्रदान करता है और कोई सुझाव हो तो बता देना, ठीक है, मैं उसको स्वीकार लूँगा। तो चलिए आज की क्लास की हेडिंग डालते हैं, परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन। परिकल्पनात्मक स्पेकुलेटिव फिलोसफी बोलते हैं इसको ना, परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन को आगे बढ़ाने वाले विचारक, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है और अब देखिए इसमें मैं कुछ बातें बताऊं पहले कि परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन को सॉरी, इसकी बात हमें कहाँ कहाँ मिलती है, इसके बारे में कुछ एक दो तथ्य हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मार्विक की एक पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, उस पुस्तक में इस इतिहास दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है ना, परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। वो आपसे पूछी जाती है, जा सकती है पुस्तक के बारे में, सीधा लिख देंगे इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री किसने लिखी, बस वहाँ पे 3-4 ऑप्शन देंगे, मार्विक, एचकार, कॉलिंगवुड और हर्डर, विको, कुछ भी नाम दे सकते हैं तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक तो वो बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा हीगल ने इस दर्शन को जो है प्रत्यात्मक दर्शन कहा था। वहीं हस्केल केल ने इसको जो है उपेक्षित दर्शन माना और आर्थर सी दांतों ने इसको जो है तात्विक दर्शन कहा था। ये 3-4 फैक्ट हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि सम्मिलित करने में, असम्मिलित करने में या कैसे भी इसके नाम को लेकर कैसे भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इस दर्शन का उल्लेख हमें मार्विक की कृति, मार्विक की कृति का क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में मिल जाता है, में भी मिल जाता है, मतलब भी मैंने इसलिए लगाया है, ये एक भी का मतलब है कि
अन्य जगह भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखना। विचारों के द्वारा दिए गए नाम, एक छोटा सा टाइटल में डालता हूँ, विभिन्न विचारों द्वारा दिए गए, विभिन्न विचारकों द्वारा, विभिन्न विचारकों द्वारा दिए गए इसके नाम। इसको मतलब विभिन्न विचारों ने किन किन नामों से जाना है। वैसे तो हम इसको सट्टा दर्शन, अवधारणात्मक दर्शन, कल्पनात्मक दर्शन, है ना, और अवधारणात्मक दर्शन, चिंतनशील दर्शन, बहुत सारे नामों से जानते हैं। लेकिन इसको जैसे अभी मैं बात करूं हीगल की, हीगल क्या कहते हैं, हीगल इसको प्रत्यात्मक दर्शन मानते हैं, हीगल। इसके अलावा एक नाम आता है हस्केन केल का, ठीक है, ये इसको उपेक्षित दर्शन की बात करते हैं। और तीसरे नंबर पे मैं लिखूंगा आर्थर सी दांतो, आर्थर सी दांतो, वो इसको तात्विक दर्शन बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रत्यात्मक, प्रत्यात्मक दर्शन इनको बताया। हस्केल केल ने उपेक्षित दर्शन की बात की नाम दिया, उपेक्षित दर्शन या दृष्टिकोण भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान रखना। दर्शन या दृष्टिकोण, इस शब्द को मैं बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। दर्शन लिखें, दृष्टिकोण लिखें, विचारधारा लिखें, कुछ भी शब्द दे सकते हैं। आर्थर सिद्धांतों ने बताया तात्विक दर्शन, तात्विक दर्शन, इसको आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखें साथियों, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य थे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको बढ़िया तरीके से उतार लें और लगातार पढ़ते रहें। ध्यान रखना एक अच्छा रजिस्टर लेना और एक शानदार वाला पेन लेना, क्योंकि इतिहास, दर्शन और लेखन की क्लास मैं ये जो ले रहा हूँ ना, इतनी गहराई से और इतनी व्यापक तरीके से ले रहा हूँ कि आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रैक्टिस कर लेना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, और उसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे तो मेरा खुद का एप्लीकेशन है, मैं वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज चला सकता हूँ, और मेरी खुद की पुस्तक आने ही वाली है 2-4 दिन में, बस आपके समक्ष मैं पेश कर दूंगा उसको, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। बड़ी ही शानदार पुस्तक है, पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं वो लगभग मैंने उसमें समेट रखे हैं, चाहे नेट का पेपर हो या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो या सेट का पेपर हो, या जैसे DU में एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वहाँ पे भी इतिहास, दर्शन और लेखन पूछा जाता है, तो वो सारे प्रश्न मैंने इसमें समाहित कर रखे हैं, है ना। जैसे अभी MP में सेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके प्रश्न ऐड कर रखे हैं। राजस्थान में भी 2023 में सेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके भी प्रश्न मैंने उस पुस्तक में ऐड कर रखे हैं। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, UP असिस्टेंट प्रोफेसर है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर है, लगभग हर स्टेट के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल के, उनकी विस्तृत व्याख्या भी मैंने लिखी है, ध्यान रखना, है ना, विस्तृत व्याख्या, प्लस उसमें मेंशन भी कर रखा है कि ये किस एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे नहीं है कि बस केवल मैं बोल रहा हूँ, प्रमाण सहित बात है। ठीक है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, और उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये कंटेंट प्लस वो पुस्तक। ठीक है, इतिहास दर्शन की चिंता खत्म। चलिए, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि परिकल्पनात्मक दर्शन को आगे बढ़ाने वाले जो विचारक थे, इसमें मैं एक नंबर पे विको का नाम डाल देता हूँ, और हम विको को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, विको, प्यारे साथियों, विको एक इटालियन विद्वान थे। इसके बारे में जानकारी, कुछ बेसिक जानकारी जो है मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, है ना। लगभग इनका जो जन्म है शायद 1668 के आसपास से, 64 या 1668 से, और 1700 कुछ 44 के आसपास है। ठीक है, ये कुछ गलत भी हो सकता है, आप देख लेना, मेरे को ध्यान नहीं है ज़्यादा, और यहाँ से कोई प्रश्न आता भी नहीं है वैसे। इटली के थे ये, ध्यान रखना, इटली के नेपल्स में ये जन्मे थे, है ना, इटली के नेपल्स में जन्मे थे। 23 जून को इनका जन्म हुआ था वैसे, और गरीब परिवार से थे। अलंकार शास्त्र के ये प्रोफेसर भी बने थे, है ना, अलंकार शास्त्र के प्रोफेसर बने थे। प्यारे साथियों, मैं इनको बताऊं, एक पुस्तक विक्रेता के घर में इनका जन्म हुआ था। बहुत ज़्यादा पैसे वाले ये नहीं थे, और
एक बार कहते हैं कि विको एक छत से गिर गए थे, तो इनके बारे में ये भविष्यवाणी की कि ये नपुंसक हो सकते हैं या इनकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कहते हैं कि उसके बाद इनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन आ, इन्होंने जो है हार नहीं मानी, कड़ी मेहनत की और इतनी मेहनत की कि इनको असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मास्टर जो अब हम करते हैं तो उसमें शामिल किया गया है, और इस लेवल पे इन्होंने मेहनत की कि आज इनको हम पढ़ रहे हैं, है ना। अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी मेहनत का। ठीक है। तो परिचय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना कि इटली के रहने वाले थे, बस इटालियन थे। ठीक है। इनके बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो हैं इनकी विशेषताओं को लेकर, जिन पे हमको जो है गहन आ, विमर्श करना है, उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि सारे जो प्रश्न फंसेंगे वो इनकी विशेषताओं से ही फंसने फंसने वाले हैं। ठीक है। और फंसने वाले हैं क्या, एक प्रश्न तो तय है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में विको के ऊपर, ये मान के चलिए। पिछले एग्जामों को हम देखेंगे तो दोनों तीनों एग्जामों में एक एक प्रश्न तो विको पे आया ही आया है। इसलिए विको को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और वो सारे प्रश्न जो आए हैं विको पे वो इनकी विशेषताओं से आए हैं कि इनके दर्शन की क्या विशेषता थी। ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा के और इसके दर्शन की विशेषताओं को सीधा एक हेडिंग डाल के और इनकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इनकी विशेषताएं ही अति महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और हैं भी। ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ साथियों, आपने इसको उतार लिया होगा। और विको के दर्शन की विशेषताएं, ये हेडिंग डाल दीजिए आप। अब आप ना अच्छे से नोट्स बनाना और उनको बार बार पढ़ना, बस आपका काम हो जाएगा। पिछले साल के पेपरों की आपके पास कोई पुस्तक हो तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इन नोट्सों का लेवल कितना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सारे सवाल हल हो जाएंगे आपके, है ना। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ विको के दर्शन की, या इतिहास दर्शन भी लिख सकते हैं, कि विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहली विशेषता के रूप में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, डेकार्टे का विरोध इन्होंने किया था। डेकार्ट, डेकार्ट या डेकार्ट भी आ जाता है, का विरोध। ठीक है। देखिए साथियों, रेन डेकार्ट एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे और गणितज्ञ थे, फिलोसफर थे। रेन डेकार्ट का विरोध विको ने क्यों किया? कहते हैं कि 1708 के बाद विको के जहन में जो है मस्तिष्क में बड़ा परिवर्तन आया, और ये विको जो है तर्क के इनके विरोधी हो गए थे। रेन डेकार्ट दरअसल तर्क को ज़्यादा महत्व देते थे, चिंतन को ज़्यादा महत्व देते थे। रेन डेकार्ट का मानना था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, आई थिंक देयर फॉर आई एम। ये रेन डेकार्टे ने कहा, यानी कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी कि तर्क के आधार पर ही ये अंतिम सत्य को जानने का जो है जानने की वकालत करते थे। लेकिन विको ने कहा कि नहीं, केवल तर्क के आधार पर ही आप जो है सब कुछ नहीं जान सकते, और आपको यदि अंतिम सत्य को जानना है तो मानव को आपको समझना पड़ेगा, मानव को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि मानव को पढ़ने का मतलब मानव की जो भाषा है, परंपरा है, रीति रिवाज है, मिथक है, इनका जो साहित्य है, इनका गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है सत्य को जान सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से रेन डेकार्टे का विरोध किया था। डेकार्टे की जो विचारधारा थी वो यही थी कि इतिहास जो है वो हमें कोई व्यवस्थित और विश्वसनीय जानकारी इतिहास से हमको नहीं मिलती है, ऐसा रेन डेकार्टे कहते थे। रेन डेकार्टे एक संदेहवादी विचारक थे, और इनकी जो विचारधारा थी रेन डेकार्टे की, वो कार्टेशियनवाद कहलाती है ना। कार्टेशियनवाद शब्द का उल्लेख रेन डेकार्टे ने किया था, लेकिन 1650 से और 1700 का जो काल था उस काल को कार्टेशियनवाद का काल कॉलिंगवुड ने कहा था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्या पता किस प्रकार का प्रश्न बन जाए, तो हमें तो हर चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए इस बात को मैं लिख देता हूँ, रेन डेकार्टे का विरोध विको ने क्यों किया था। ठीक है। और क्या बात थी, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डेकार्ट
डेकार्ट का मानना था कि डेकार्ट का मानना था कि डेकार्ट का मानना था कि मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ, इसलिए मैं हूँ। ठीक है, आई थिंक देयर फॉर आई एम, है ना, आई थिंक देयर फॉर आई एम। ठीक है, डेकार्ट का मानना था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के आधार पर, के तर्क के आधार पर, सॉरी, के तर्क के आधार पर सत्य को जानने का प्रयास किया, जानने का या जानने की वकालत की, वकालत की। ठीक है, इस विचारधारा को, इस विचारधारा को कार्टेशियनवाद, कार्टेशियनवाद, इसमें मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ। तथा इसने, डेकार्ट ने साथ में ये भी कहा था कि इतिहास जो है वो हमें कोई विश्वसनीय जानकारी प्रदान नहीं करता है ना। मतलब तर्क को ये ज़्यादा महत्व दे रहे थे। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के एक बात और लिख दिया हूँ, सत्य को जानने की वकालत की, तथा तथा डेकार्ट ने, तथा डेकार्ट ने माना कि इतिहास से हमें, इतिहास से हमें कोई निश्चित व विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती, विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, ये बात कही, मतलब डेकार्ट का मानना यह था कि यदि हम अंतिम सत्य को जानना चाहते हैं तो इतिहास पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इतिहास से हमको कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती, कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इतिहास में कौन सी घटना कब घटित हो जाए कोई पता नहीं है, ऐसा इसका मानना था। इसलिए ये संदेहवादी भी माने जाते हैं ना। इस विचारधारा को मैं कह रहा हूँ, है ना, डेकार्ट की इस विचारधारा को, डेकार्ट की इस विचारधारा को क्या कहा जाता है, कार्टेशियनवाद कहा जाता है, को कार्टेशियनवाद कहा जाता है। ठीक है, कार्टेशियनवाद कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कार्टेशियनवाद क्या है ना। तो एक ऐसी विचारधारा जो ये मानती हो कि इतिहास से हमें कोई निश्चित और विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, ऐसी विचारधारा किसने दी थी, तो रेन डेकार्टे ने दी थी, फ्रांस के थे ये रेन डेकार्टे। ठीक है, और संदेहवादी थे, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेकार्ट संदेहवादी थे, डेकार्ट संदेहवादी गणितज्ञ वे विचारक थे, महान विचारक थे, विचारक थे। द्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था पाश्चात्य में, फिलॉसफी में पढ़ते हैं आपके यहाँ, और इतिहास दर्शन और लेखन में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वरना रेन डेकार्टे का जो सिद्धांत है ना बड़ा ही गजब का है। इसने आत्मा को, मतलब शरीर को, और जो हमारी आत्मा है, आत्मा को और मन को इसने एक ही माना है, चेतना को, मन को या आत्मा को एक ही माना, और बॉडी को भी एक माना, यानी कि दो तत्व माने इसने, एक आत्मा, एक तो मन और एक शरीर, है ना। मन को ही ये चेतना मानता था, इसलिए इसने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। जबकि हमारे यहाँ द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, मध्वाचार्य ने दिया। लेकिन मध्वाचार्य ने द्वैतवाद किस रूप में माना, एक ईश्वर और एक ब्रह्म के रूप में, है ना,
कि जीव यानी कि एक तो आम आदमी और एक ईश्वर, ये द्वैत माना, लेकिन इसने द्वैत क्या माना, आत्मा को और शरीर को, ठीक है। और अद्वैत दिया था हमारे शंकराचार्य जी ने, उसने कहा था कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो फिलॉसफी में काफ़ी दिलचस्प चीज़ें मिलती हैं। खैर कभी फिलॉसफी पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, यहाँ पे तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतना ही लिखेंगे, जल्दी में है क्योंकि आज की क्लास को 1 घंटे में पूरा भी करना है, विको को पूरा पढ़ना है। एक तो ये हो गया। कॉलिंगवुड ने 1650 से 1700 का जो काल था उसको कार्टेशियन वाद का काल कहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड का नाम आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, इतना महान व्यक्ति था ये कॉलिंगवुड, है ना। इसने क्या कहा था, 1650 से और 1700 ईस्वी का काल कार्टेशियनवाद का काल था, कार्टेशियनवाद का काल माना या नाम दिया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो था प्यारे साथियों एक विशेषता विको की। विको ने क्या माना, अच्छा विको की बात यहाँ पे नहीं लिखी क्या, हाँ हाँ हाँ, विको की बात तो हमने लिखी नहीं। देखो रेन डेकार्टे का विरोध विको ने कैसे किया। विको ये डेकार्टे तो ये मानता है कि अंतिम सत्य यानी कि सत्य जो है उसको जानने का आधार क्या है, तर्क है, ये ध्यान रखना, ये तर्क की बात करता है ना, ये तर्क की बात करता है, इसके आधार पर सत्य को जानने का प्रयास करता है। ये कहता है कि इतिहास से हम सत्य को नहीं जान सकते, लेकिन विको क्या कहता है कि इतिहास का अध्ययन करके हम सत्य को जान सकते हैं। इतिहास में हमको भाषा, संस्कृति, परंपरा, मिथक, सभ्यता, इनका अध्ययन करके ही और हम जो है इतिहास को समझ सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों का निर्माण मनुष्य ने ही किया है, इसलिए मनुष्य उस चीज़ को जान सकता है जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है ना, ऐसा मानना था। वैसे वेरम फैक्टर सिद्धांत की मैं बात करूंगा। वेरम फैक्टर सिद्धांत विको का यही कहता है कि जिस चीज़ का निर्माण हमने किया है उसे हम भली प्रकार से जान सकते हैं, और जिस चीज़ का निर्माण हमने नहीं किया उसे हम नहीं जान सकते। उसकी बात करूंगा मैं पहले, लेकिन यहाँ पे एक बात जो है छोटी सी लिख देता हूँ कि विको के अनुसार, या मैं ये लिखूंगा कि विको ने, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि डेकार्ट का विरोध करते हुए विको ने बताया कि सत्य को जानने के लिए हमें सभ्यता, संस्कृति के अंदर ही आ जाते हैं, फिर भाषा, मिथक, है ना, रीति रिवाज, परंपराएं, साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है, केवल तार्किक या गणितीय प्रक्रिया से, केवल तार्किक या गणितीय पद्धति से सत्य नहीं जान सकते, सत्य को नहीं जाना जा सकता, मतलब ये गणितज्ञ तो थे ही डेकार्टे, और इनके बातों में तार्किकता अधिक थी और गणितीय पद्धति या ये अपनाते थे। इसलिए विको कहते हैं कि केवल गणितीय पद्धति या तार्किक पद्धति से आप सत्य को नहीं जान सकते, सत्य को जानना है तो आपको भाषा, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, साहित्य, मिथक, परंपराएं, इन सब का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इनको समझ गए होंगे कि डेकार्टे का कैसे इन्होंने विरोध किया था। 1708 में विको का जो है विको के विचार परिवर्तन हुए थे, ध्यान रखना, 1708 में विको के विचार बदले, ठीक है।
1708 में विको के विचार बदले थे। दूसरी विशेषता पे मैं चलूँ उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे साथियों। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और मैं साइड में हो जाता हूँ। आपने उतार लिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी विशेषता हम पढ़ेंगे। दूसरी विशेषता में वही वेरम फैक्टर सिद्धांत की मैं बात कर लेता हूँ, जिसमें विको यही बताते हैं कि मानव जो है उस चीज़ को जान सकता है जिसका इसने निर्माण किया है, और हम उस चीज़ को नहीं जान सकते जिसका हमने निर्माण नहीं किया। जैसे प्रकृति का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, इसलिए मनुष्य प्रकृति को नहीं जान सकता, है ना। प्रकृति को ईश्वर की रचना है, इसलिए ईश्वर ही प्रकृति को जान सकता है, मनुष्य नहीं जान सकता। ये सिद्धांत वेरम फैक्टर सिद्धांत कहलाता है, जो विको ने दिया था। और अक्सर ये पूछा जाता है कि वेरम फैक्टर सिद्धांत किसने दिया, या किसका मानना था कि इतिहास जो है वो मानव मस्तिष्क द्वारा पूर्णतः गेय है ना। तो विको ने ऐसा कहा था, ठीक है। तो मैं दूसरी विशेषता के रूप में यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ दूसरी विशेषता, और उसको हम लिखते हैं वेरम फैक्टर सिद्धांत, ठीक है। वेरम फैक्टर सिद्धांत की बात करेंगे। तो बात क्या, मैंने वही बात है जो अभी बोल के सुना दी है। 1725 में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द साइजा नोवा, या नया विज्ञान, न्यू साइंस अंग्रेजी में बोले तो। उस पुस्तक में इसने यह सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो बात वही है, मैं सीधा उस बात को लिख देता हूँ, बस समय नहीं बर्बाद करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1725 में विको ने एक पुस्तक लिखी, द साइजा नोवा। ये इटालियन में है, अंग्रेजी में इसको हम न्यू साइंस कहेंगे। SCIENCE, न्यू साइंस है ना, नया विज्ञान, नया विज्ञान, ठीक है। इस पुस्तक में विको ने यह सिद्धांत दिया था, यह सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया कि हम या मानव, हम लिखें या मानव लिखे है ना, हम या मानव वह जान सकते हैं, वह जान सकते हैं, वह जान सकते हैं जिसे हमने बनाया है, जिसे हमने बनाया है ना, जिसे हमने बनाया है। जैसे इतिहास को हमने बनाया है, गणित को हमने बनाया है, भौतिकी हम पढ़ते हैं वो हमने बनाया है ना। और सॉरी, तथा वह नहीं जान सकते, वह नहीं जान सकते जिसे हमने या मानव ने नहीं बनाया है, नहीं बनाया है, ठीक है। जैसे इतिहास को हम पूरा जान सकते हैं, पूरा जान सकते हैं, क्योंकि इतिहास हमने बनाया है, क्योंकि इतिहास हमने बनाया है, ठीक है। क्योंकि इतिहास हमने बनाया है। प्रकृति ईश्वर की रचना है, ईश्वर की रचना है, इसलिए इसे मनुष्य नहीं जान सकता, इसलिए इसे मनुष्य नहीं जान सकता, ठीक है।
ये बात है, ये है वेरम फैक्टर सिद्धांत। ठीक है, बड़ा सामान्य सा सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखना, एक तो 1725 ये सन को ध्यान रखना है, पुस्तक को ध्यान रखना, और वेरम फैक्टर सिद्धांत किसने दिया था? विको ने दिया था। ये ध्यान रखना। सिद्धांत क्या है कि उस चीज़ को हम जान सकते हैं जिसे हमने बनाया है, सीधी सी बात है, और जिस चीज़ को हमने नहीं बनाया उसे हम नहीं जान सकते, है ना। तो विको ये कहते हैं, विको का एक कथन है, ये ध्यान रखना। विको क्या कहते हैं कि इतिहास मानव मस्तिष्क द्वारा, मानव मस्तिष्क द्वारा पूर्णतः ज्ञेय है, यानी कि पूर्णतः जाना जा सकता है। ये मैं शॉर्ट करके लेके आया हूँ, बहुत लंबा कथन है, लेकिन बस इसका जो निष्कर्ष है ना वो ये है। बस वो इस निष्कर्ष, इस सिद्धांत से भी ये निष्कर्ष निकल रहा है, आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो दो सिद्धांतों की या दो विशेषताओं की हमने बात कर ली है विको के दर्शन की। अब मैं तीसरे सिद्धांत की बात कर लेता हूँ, या तीसरी विशेषता की बात कर लेता हूँ। तीसरी विशेषता है विको का जो है चक्रीय सिद्धांत। दरअसल विको ने साथियों इतिहास को चक्रीय माना था, और विको का मानना था कि इतिहास जो है वो चक्रीय गति करता है, रेखीय गति नहीं करता, है ना। और विको ने माना कि जिस प्रकार से एक मानव होता है, उसका जन्म होता है, फिर वो अपनी एक पराकाष्ठा पर जाता है, फिर वो उसका पराभव होता है, और अंत में उसका पतन हो जाता है, यानी कि 4 चरणों से होकर एक मनुष्य का जीवन गुजरता है। उसी प्रकार जो सभ्यता होती है, जो संस्कृति होती है, वो भी 4 चरणों से होकर गुजरती है, और वही 4 चरण इसने जो है संस्कृति और सभ्यता के माने थे। ठीक है, तो चक्रीय सिद्धांत को ये मानता था, और इसने ये कहा कि जो चक्रीय सिद्धांत है, जिस चक्र में ये इतिहास चलता है, उसके दो पक्ष इसने माने थे, एक कोर्सो और एक रिकोर्सो। ठीक है, कोर्सो को इसने प्राचीन काल कहा, रिकोर्सो को इसने मध्यकाल कहा। ठीक है, बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो है तीसरे सिद्धांत के रूप में या तीसरी विशेषता के रूप में लिखूंगा इतिहास का चक्रीय सिद्धांत। ठीक है, इसकी भाषा बदल के वो ये भी लिख सकता है कि इतिहास में समानता व अक्षुण्णता, ये अक्षुण्णता की स्पेलिंग आप देख लेना। ठीक है, तो साथियों चक्रीय सिद्धांत आप समझ ही रहे होंगे। देखो, इतिहास की 2 गतियां अक्सर हमको देखने को मिलती हैं। एक तो रेखीय गति, कुछ लोगों का ये मानना है कि इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, और एक निश्चित दिशा में गति करता है, और वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। वास्तव में समझ में भी आता है कि जैसे मान लो आज का दिन निकल गया, तो ये दिन कभी भी नहीं आएगा। 1857 की क्रांति घटित हुई, मतलब हो गई, अब वो क्रांति फिर से घटित नहीं हो सकती। गांधी जी हुए थे, मतलब हुए थे, अब फिर से गांधी जी नहीं हो सकते। तो इतिहास चक्रीय कैसे हुआ? इतिहास तो एक रेखीय गति में गति कर रहा है ना। जैसे पाषाण काल पहले आया था, क्या फिर से पाषाण काल आ सकता है? तो कुछ विद्वान इसमें ये कहते हैं कि बिल्कुल आ सकता है ना। लेकिन विद्वानों का मानना ये है, जो इतिहास को रेखीय मानते हैं, वो ये कहते हैं कि वैसी विशेषताओं वाला काल आ सकता है, लेकिन वैसा का वैसा वो का वो आ जाए, वो संभव नहीं है ना। तो इतिहास रेखीय गति करता है, कुछ विद्वान ये मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इतिहास चक्रीय गति करता है। जैसे विको ये कहता है कि जैसे कोई भी वंश होता है तो उसका उत्थान होता है, फिर वो अपनी पराकाष्ठा पे जाता है, फिर उसका पराभव होता है और उसका पतन हो जाता है। ऐसे ही अन्य वंश, प्रत्येक वंश की यही 4 गतियाँ हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास की गति चक्रीय होती है। और वास्तव में बहुत सारी जो इतिहास लेखन की धारणाएं हैं, ईसाई अवधारणा हो, यूनानी हो, भारतीय हो, ये सब इतिहास को चक्रीय ही मानते हैं। वैसे बहुत से विद्वान इसको, इतिहास को जो है रेखीय भी मानते हैं। जैसे हमारे जो डी कौशाम्बी साहब हैं, भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन के जनक, वो इतिहास को रेखीय मानते हैं। हीगल इतिहास को सर्पिल मानते हैं कि इतिहास ऐसे गति करता है ना, वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप में। हीगल में बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। और विको इतिहास को चक्रीय मानते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, बस यहाँ पे ज़्यादा कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो समझाना था वो समझ ही गए। इतिहास में समानता और अक्षुण्णता रहती है,
क्योंकि इसका मानना था कि इतिहास के हर काल की कुछ सामान्य विशेषताएं रहती हैं जो कॉमन रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि विको इतिहास को चक्रवत चक्रवत मानते थे मानते थे जिसके दो पक्ष होते हैं, जिसकी गति के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से दो पक्षों की जो है वकालत विको ने की? एक तो होता है कोरसो। कोरसो क्या है? कोरसो है प्राचीन काल, माना विको ने प्राचीन काल, है ना, प्राचीन काल से विको का तात्पर्य था कि एक तंत्रात्मकता की समाप्ति तक का काल, है ना, एक तंत्रात्मक की समाप्ति तक, एक तंत्रात्मक की समाप्ति तक का काल था। और दूसरा है रिकोर्सो। ठीक है, रिकोर्सो ये था मध्यकाल, है ना, मध्य काल। ठीक है, आप इतना ही ध्यान रखना, बस दो गति पूछेंगे कि कितनी गति की बात जो है विको ने की, दो प्रकार की गति की बात की थी, कोर्सो और रिकोर्सो। बस इसके बारे में विवरण पूछा जाना बहुत थोड़ा मुश्किल है। इसको नूतन गति का काल भी हम कहते हैं, नूतन गति, है ना। ठीक है, तो ये दो गतियों की बात विको ने की और विको ने माना कि इतिहास जो है एक समानता और अक्षुण्णता भी इतिहास में रहती है। समानता और अक्षुण्णता का मतलब है कि जैसे एक समान विशेषताओं का पाया जाना, और इसकी वजह से ये अक्षुण्ण रहता है, मतलब चक्रवत रहता है। ठीक है, तो ये इतिहास के चक्रीय सिद्धांत की बात हमने कर ली। अब मैं चौथी विशेषता के रूप में यहाँ पे लिखना चाहूँगा ऐतिहासिक विकास के चरण, है ना। हाँ, इसमें एक बात और मैं लिखना चाहूँगा ना, विको ने माना कि जो सभ्यता है वो भी मानव की तरह चार चरणों से गुजरती है ना, इसमें चक्रीय सिद्धांत में। तभी तो इसने कहा था कि जैसे कोई भी वंश हुआ तो उसका उद्भव हुआ, फिर वो पराकाष्ठा पे गया, फिर उस पराभव हो गया, पतन हो गया, है ना, तो चक्र खत्म हुआ। फिर दूसरा चक्र स्टार्ट हुआ कि कोई अन्य वंश की उत्पत्ति हुई, फिर वो अपनी पराकाष्ठा पे गया, फिर उसका पराभव हुआ, फिर उसका पतन हो गया, फिर अन्य वंश स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार से ये गति चलती रहती है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि विको ने माना कि सभ्यता भी, या सभ्यता लिखें, वंश लिखे, है ना, सभ्यता भी मानव की भांति चार चरणों से होकर गुजरती है। चार चरणों से होकर गुजरती है। चार चरण में सीधा लिखता हूँ, उद्भव, या मैं लिख सकता हूँ जन्म, है ना, फिर जो है पराकाष्ठा, फिर आ जाएगा पराभव, और अंत में आ जाएगा पतन। चाहे कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी सभ्यता हो, इन चार चरणों से होकर गुजरती है, ऐसा विको का मानना था। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये बस ध्यान रखना है। ठीक है, चौथी बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऐतिहासिक विकास के तीन युग इन्होंने माने थे विको ने। ठीक है, ऐतिहासिक विकास के तीन युग माने। ठीक है, ऐतिहासिक विकास के तीन युग विको ने माने थे। तीन युग में जो पहला युग है वो है देव युग, दूसरा है वीर युग, और तीसरा है मानव युग। ये तीन युगों को आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। ठीक है, सॉरी, अब तक का जो इतिहास है
वो इन 3 युगों से होके गुजरा है, ऐसा भी को मान रहे हैं। ठीक है, पहले बहुत पहले देव युग था, यानी कि जब समाज में सिर्फ देवताओं के आख्यान ही सुनाए जाते थे, देवताओं की ही चर्चा होती थी, वो देव युग था, है ना। इसमें मैं आप लिख सकता हूँ कि इसमें देवताओं के आख्यानों की चर्चा होती थी, देवताओं के आख्यानों की चर्चा होती थी। ठीक है, वीर युग को नायक युग भी कहते हैं, नायक या कुलीन युग भी कहते हैं, कुलीन युग भी कहते हैं, या इसको गल्प युग या गप लड़ाने वाला युग भी कहते हैं, है ना। गल्प से ही गप बनाए, हम कहते हैं ना गप्पे लड़ा रहा है, ये तो फालतू गप्पे लड़ाता है, गप्पे बनाए गल्प से। और गल्पकार आपको पता होगा हेरोडोटस को कहा था सिसरो ने, क्योंकि सिसरो के इतिहास में बहुत सारा उटपटांग भरा पड़ा था। ऐसा तो स्ट्राबो ने कहा था कि हेरोडोटस के इतिहास में बहुत सारा उटपटांग भरा है, और सिसरो ने इसको इतिहास का सबसे झूठा व्यक्ति गल्पकार कहा था। गल्पकार तो अरस्तु ने कहा था, सॉरी, और सबसे झूठा व्यक्ति सिसरो ने कहा था। गल्पकार हेरोडोटस को अरस्तु ने कहा था। अरस्तु के बारे में, हेरोडोटस के बारे में ये कहा था कि उनके इतिहास में बहुत सारा उटपटांग भरा पड़ा है, वो स्ट्राबो ने कहा था, है ना। पर्शियन युद्धों का होमर शॉर्टवेल ने कहा था हेरोडोटस को, ये हेरोडोटस में पढ़ेंगे वैसे। वीर युग, इसमें क्या है, योद्धाओं के आख्यानों की चर्चा होती थी, बस जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है ना, योद्धाओं की चर्चा, सॉरी, योद्धाओं के आख्यानों की चर्चा, आख्यानों की चर्चा। ठीक है, योद्धाओं के आख्यानों की चर्चा इसमें होती थी। और ये जो दोनों युग है ना, इनको हम जो है काव्यात्मक युग भी मानते हैं इसको ना, काव्यात्मक युग। ठीक है, काव्यात्मक युग भी मानते हैं। और मानव युग को हम जो है तर्कणा का युग भी कहते हैं। तर्क यहाँ पे आ गया था, तर्कणा का युग, लोकप्रिय सरकार का युग, लोकप्रिय सरकार का युग। ठीक है, मानववाद का युग भी हम इसको कह सकते हैं, मानववाद का युग, तर्क का युग, तर्कणा का युग, लोकप्रिय सरकार का युग, मानववाद का युग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई थी। और सभ्यता और संस्कृति का विकास यहाँ पे होता है, ऐसा भी को मानता है। सभ्यता व संस्कृति का विकास का युग था ये, विकास का युग था। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति के विकास का युग था। तो इस प्रकार से ये 3 युगों की बात जो है विको करते हैं। ऐतिहासिक विकास के 3 युग ऐसे माना जा सकता है। सीधा प्रश्न बनेगा कि विको ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक विकास के जो युग है वो नहीं माना, है ना। तो उसमें दे देगा फिर देव युग, वीर युग, सामंत युग और मानव युग, है ना। तो सामंत युग निकाल देना आप। ठीक है, तो ये ऐसे कोई प्रश्न बना देंगे वो। ठीक है, चलिए, ये 4 विशेषताएं हमने विको के दर्शन की पढ़ी। अब 1-2 विशेषताएं और हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ, फिर हम जो है इस क्लास को समाप्त करेंगे। आप कहीं बोरियत महसूस तो नहीं कर रहे हैं क्लास में? एक तो मेरा ये रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, जैसे किसी प्रकार के किस्से कहानी सुनाने लग जाते हैं लोग, शायरी वगैरह सुनाने लग जाते हैं। वैसे साहित्य का मुझे बहुत शौक़ है, साहित्य का भी है, फिलॉसफी का भी है, हिस्ट्री का भी है, लेकिन मैं अभी इस पाठ्यक्रम को जल्दी कवर करने की जो है के प्रयास में हूँ, इसलिए मैं इधर उधर की बातें नहीं करके और सीधा टू द पॉइंट चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप यदि चाहते हैं कि कुछ हो जाए तो बीच बीच में मैं कुछ बोल दूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बता देना कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। बीच बीच में कॉमेडी वगैरह कुछ चलना चाहिए, या फिर बस अपन टू द पॉइंट चलें और जल्दी से पाठ्यक्रम को पूरा कर लें, इस प्रकार से चलें। ठीक है, आप बता देना, हम वो सब कर देंगे जो आप बताएंगे और मुनासिब होगा तो। ठीक है, 5वीं विशेषता की बात करता हूँ। 4 विशेषताएं हमने पढ़ ली है। 5वीं एक हेरोइक काल की बात इन्होंने की। हेरोइक काल, है ना। हेरोइक काल क्या होता है कि विको ये कहते हैं कि कुछ काल जो होते हैं वो समान सामान्य विशेषताओं वाले होते हैं, उस काल को इसने हेरोइक काल कहा है। ज़्यादा कुछ नहीं है, समान सामान्य विशेषताओं वाले काल, है ना, समान
सामान्य विशेषताओं वाले काल, विशेषताओं वाले काल, है ना। जैसे विको ये कहता है कि सॉरी, ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें योद्धा नहीं हुए हों, तो हर युग में योद्धा रहे हैं, तो वो काल, जिस जिस युग में योद्धा रहे हैं वो हेरोइक काल है। ठीक है, जैसे कृषिगत अर्थव्यवस्था लगभग हर काल में देखने को मिलती है, हर समाज में देखने को मिलती है, तो वो सारे समाज, वो सारे काल हेरोइक काल कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, आप समझ गए होंगे। मैं इस काल की विशेषता में लिख सकता हूँ, इस काल की या इस काल के लक्षण, आप इसमें योद्धा लिख सकते हैं। योद्धा लगभग हर काल में रहते हैं, कुलीन भी हमको मिल जाते हैं, योद्धा हैं तो कुलीन भी होंगे। और कृषिगत अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी हमको लगभग हर काल में देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ इस काल के जो है लक्षण हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। छठे नंबर पे मैं एक बात और लिखना चाहूँगा, वो है विको की चेतावनियाँ। विको की चेतावनियाँ, विको ने इंसान को यानी कि कुछ चेतावनियाँ दी। एक बड़े विद्वान हुए फ्रांस के बेकन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नोवा मॉर्गम, और भी बहुत सारी लिखी थी, न्यू अटलांटिस, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना। और उसने कहा था कि सत्य सत्ता की नहीं समय की पुत्री होती है। उसने ये भी कहा कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। वही बेकन की पुस्तक नोवाम ऑर्गम को पढ़कर और विको ने हमें कुछ चेतावनियाँ दी और कुछ रचनात्मक विधियाँ भी बताई। ठीक है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा। विको ने ये कहा कि हमें एक तो राष्ट्रों के धोखे से बचना चाहिए, एक हमें विद्वानों के धोखे से बचना चाहिए, है ना। एक हमें जो है राष्ट्रों की जो हम एक मतलब अतिरंजना से हमें बचना चाहिए, एक अतिरंजना से बचने की बात इन्होंने बताई। ठीक है, और एक हमें इस बात से बचना चाहिए कि हमारे विद्वान हमसे ज़्यादा, हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे ज़्यादा विद्वान थे। इन सारी बातों से बचना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि विको ये कहता है कि जब हम ऐसा मान बैठते हैं कि हमसे पहले के जो लोग थे वो हमसे ज़्यादा विद्वान थे, तो फिर हम उन्हीं में उलझे रह जाते हैं और हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते, है ना। और विको ये कहता है कि हमें इनके लिए, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो भाषा का अध्ययन अच्छे से करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि वो जो हम जिनको विद्वान मान रहे हैं वो किस लेवल पे सोचते थे, है ना। उनकी बातों को हम समझ सकते हैं। एक मिथकों का, लोकोक्तियों का विशेष हमको अध्ययन करना चाहिए, बड़ी गहराई से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मिथक जो है गलत ही हो, कुछ सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए विको ने हमको आगाह भी किया था। ठीक है, तो चलिए इन बातों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दोनों प्रकार की बातें हैं। एक तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नकारात्मक चेतावनियाँ, नकारात्मक चेतावनियाँ। ठीक है, और एक है रचनात्मक विधियाँ, रचनात्मक विधियाँ। ठीक है, तो रचनात्मक विधियाँ, देखो नकारात्मक चेतावनियों में तो एक ये कि राष्ट्रों का धोखा, राष्ट्रों का धोखा, इसका मतलब क्या है कि अपने ही राष्ट्र की बढ़ाई करना और सत्य से हम फिर दूर भग जाते हैं। जैसे राष्ट्रवादी जो हमारे इतिहासकार हुए, उनको भारत में अच्छाई ही अच्छाई नज़र आई और अंग्रेज़ों में बुराई ही बुराई नज़र आई, इसलिए उन्होंने भारत के इतिहास का जो है महिमा मंडन कर डाला, बहुत ज़्यादा उन्होंने अति कर डाली। और ऐसे ही जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, उनको भारत में बुराई ही बुराई नज़र आई। जैसे उनकी बात करें, जेम्स मिल की बात करें, तो वो कहता था कि भारतीय तो हिजड़े हैं, भारतीय मूर्ख हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये सब बर्बर हैं, ये आदिवासियों की तरह रहते हैं, अंग्रेज़ों ने आके इनका जो है जीर्णोद्धार किया है ना। वाइट्समैन बर्डन थ्योरी थी रूडयार्ड किपलिंग वाली। तो इस प्रकार की उनको जो है वो भी राष्ट्रों के धोखे से
ग्रसित थे और जो राष्ट्रवादी थे वो भी राष्ट्रों के धोखे से ग्रसित थे। ठीक है, तो इससे हमको बचना चाहिए, ऐसा विको कह रहा है, क्योंकि इसमें ग्रसित रहेंगे तो हम सत्य को नहीं जान सकते, हम वो नहीं लिख सकते जो घटित हुआ है ना। विद्वानों का धोखा, ये भी हमारी बात गलत है, ये इसमें भी वही बात है, विद्वानों का धोखा का मतलब विद्वानों का धोखा। ठीक है, इससे भी हमको बचना चाहिए। तीसरा है कि हमें जो है हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा जानते थे, हमसे ज़्यादा जानते थे, इससे बचना चाहिए, है ना। जानते थे, इस ये भी एक जो है इस बात से भी हमको बचना चाहिए। ठीक है, और अतिरंजना से बचना चाहिए, अतिरंजना, है ना। ये सारी ये नकारात्मक चेतावनियाँ थी। इसके लिए इसने सकारात्मक जो रचनात्मक विधियाँ बताई वो ये बताई कि एक तो भाषा का गहन अध्ययन करें, है ना, भाषा का गहन अध्ययन। ठीक है, भाषा का गहन अध्ययन करें। दूसरा ये कि परंपराओं का अध्ययन करें, परंपराओं का अध्ययन। ठीक है, परंपराओं का अध्ययन, मिथकों को जाने, मिथकों को जाने। ठीक है, मिथकों को जाने। तो ये सारी चीज़ें जो है बताई थी विको ने। ठीक है, तो ये 6 विशेषताएं मैंने आपको विको की बताई, आप इसको बढ़िया तरीके से समझना। ठीक है, और मेरी पुस्तक जो आप पढ़ोगे उसमें एक आधा चीज़ें और मैंने इसमें ऐड कर रखी है, अभी मेरे को याद नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन जो पुस्तक मेरी आएगी ऑब्जेक्टिव 2-4 दिन में आ जाएगी, उसमें उसको आप देखेंगे तो मैंने एक टेबल बना रखी है। ऑब्जेक्टिव पुस्तक है वो, लेकिन एक प्रश्न में मैंने ऐसा प्रश्न बनाया और फिर उसकी व्याख्या में मैंने टेबल डाल रखी है पूरी। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको उसको पढ़कर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और एक अंतिम विशेषता वो है सामूहिक मन की विशेषता, ग्रुप माइंड की विशेषता, वो मैं बताकर और इस क्लास को जो है पूरा करना चाहूँगा। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, 7वीं विशेषता की हम चर्चा करेंगे, बड़ी शानदार विशेषता है और अक्सर ऐसी विशेषता जो है एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये लीजिए, 7वीं विशेषता है सामूहिक मन या ग्रुप माइंड की अवधारणा। अवधारणा क्या है, धारणा। ठीक है, जो भी है। देखिए प्यारे साथियों, ये क्या है सामूहिक ग्रुप की अवधारणा। विको से पहले यह परंपरा चल रही थी, ऐसा विचार चल रहा था, ऐसी धारणा चल रही थी कि इतिहास में जो परिवर्तन है वो या तो दैवीय शक्ति से होता है या कोई महान प्रशासक करता है, ऐसा चल रहा था। लेकिन विको ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। विको ने इतिहास की गति में परिवर्तन किसकी वजह से माना। विको ने ये कहा कि इतिहास की गति में जो परिवर्तन है वो इस प्रकार से होता है कि जब बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं तो उनका एक समाज विकसित होता है, उनकी एक भाषा डेवलप होती है, उनके कुछ रीति रिवाज विकसित होते हैं, परंपराएं विकसित होती हैं, उनके कुछ मिथक जन्म लेते हैं, उनका साहित्य जन्म लेता है और इन सभी की वजह से एक सामूहिक जो है मानसिकता का जन्म होता है। और वो जो सामूहिक मानसिकता है वही सामूहिक मन है, वही ग्रुप माइंड है, और वो ग्रुप माइंड ही इतिहास की गति में परिवर्तन करता है। ये कहा था विको ने। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस बात को मैं लिख देता हूँ। क्या था, देखो, इतिहास की गति में परिवर्तन, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा इतिहास की या ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार, सीधा लिख सकते हैं, ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार, है ना। तो विको से पहले तो ये था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विको से पहले, है ना। विको से पहले तो क्या था कि परिवर्तन क्यों होता है, या तो दैवी हस्तक्षेप, या महान प्रशासक,
महान प्रशासक द्वारा, है ना, दैवीय हस्तक्षेप या महान प्रशासक के द्वारा। जबकि सॉरी, विको के अनुसार, मैं अब यहाँ पे लिखूंगा ये परिवर्तन जो है विको के अनुसार, विको के अनुसार, ठीक है। विको ने क्या कहा कि जब हम एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं, तो हमारी भाषा, परंपरा, रीति रिवाज, मिथक, साहित्य आदि का जन्म होता है, आदि का जन्म होता है, आदि का जन्म होता है, जिससे एक सामूहिक मानसिकता जिसको हम ग्रुप माइंड कहते हैं ना, ग्रुप माइंड या सामूहिक मन, है ना, सामूहिक मन का जन्म होता है, जो ऐतिहासिक गति को बदलता है, जो ऐतिहासिक परिवर्तन करता है, जो ऐतिहासिक गति भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो ऐतिहासिक परिवर्तन करता है, ठीक है। तो ये है सामूहिक मन की अवधारणा, ग्रुप माइंड की अवधारणा, जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है, और आशा करता हूँ कि बढ़िया तरीके से विको की जो विशेषताएं हैं, विको के इतिहास दर्शन की जो विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी, और आशा करता हूँ कि आपके कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब मैं आपको कुछ विको की समीक्षात्मक बातें और बता देता हूँ, एक दो, और फिर हम इस क्लास को जो है पूरा कर देंगे, ठीक है। विको की समीक्षा में थॉमसन ये कहते हैं कि विको जो थे उसने अत्यंत जटिल भाषा का प्रयोग किया और एक जो है सुझाव प्रणाली अपनाई थी। ये सुझाव दे रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कोई स्पेशली दर्शन डेवलप नहीं किया, ऐसा थॉमसन कहते हैं, ठीक है। तो मैं आप इसको उतारें, मैं विको की समीक्षा में कुछ बातें लिखना चाहूँगा, ठीक है। ये मैंने इसको मिटा दिया है। तो देखिए, विको की समीक्षा में हम लिखेंगे, एक तो विको को स्पेंगलर और टॉयनबी का अग्रणी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक तो चक्रीय सिद्धांत दिया था, और जो व्यक्तिगत संस्कृतियां हैं उनकी आध्यात्मिक स्वायत्ता पर इसने जोर दिया था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, विको को स्पेंगलर, इनको हम पढ़ेंगे स्पेंगलर और टॉयनबी को, स्पेंगलर व टॉयनबी, इनसे एक प्रश्न 100% आता है, मान के चलिए, स्पेंगलर और टॉयनबी से, है ना। स्पेंगलर व टॉयनबी, विको को स्पेंगलर व टॉयनबी का अग्रणी माना जाता है, अग्रणी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इतिहास का चक्रीय सिद्धांत दिया, वे व्यक्तिगत संस्कृतियों की आध्यात्मिक स्वायत्तता पर जोर दिया। अब ये आध्यात्मिक स्वायत्तता पे जोर दिया, कैसे दिया, इतना मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना गहराई से नहीं पूछा जाएगा, है ना, बस इतना ध्यान रखना। थॉमसन यहाँ पे एक बात कहते हैं, थॉमसन ये कहते हैं कि विको की जो भाषा थी, विको ने कठिन भाषा का प्रयोग किया, कठिन भाषा का जो है प्रयोग किया,
और सुझाव प्रणाली इन्होंने अपनाई थी। पूछ सकते हैं ऐसा, सुझाव प्रणाली अपनाई। किसके अनुसार विको ने कठिन भाषा का प्रयोग किया था? तो थॉमसन के अनुसार। कठिन भाषा का प्रयोग इसलिए किया कि विको को डर था कि वो सत्य को कह देंगे तो क्या पता प्रशासन वगैरह का इनका इसको डर था ना, इसलिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेविथ एक बात कहते हैं, लेविथ ये कहते हैं कि विको जो थे वो सॉरी वोल्टेयर के बजाय तीक्ष्ण और व्यापक थे, हीगल की तुलना में मौलिक और काम्पटे से अधिक गहरे थे। ठीक है, तो लेविथ ने क्या कहा है कि विको वॉल्टेयर की तुलना में अधिक तीक्ष्ण व व्यापक थे। काम्पटे वही प्रत्यक्षवादी, काम्पटे की तुलना में अधिक गहरे तथा हीगल से अधिक मौलिक थे। ठीक है, तो ये कुछ इनकी समीक्षा है, ये आप लिखें। और ऐसे कथन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं को मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि रट्टा मारना है और मेरे को खुद को भी याद नहीं है। लेकिन इनकी एक रचना द साइज़नोवा तो याद है, वो पूछी जाती है। लेकिन आजकल ट्रेंड बदल रहा है, क्या पता कुछ अन्य रचनाओं के नाम पूछ लें। तो 4-5 रचनाएं और हैं, उनको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा आज ही। तो आप वहां से उन नामों को अपने नोट्स में ऐड कर देना, ताकि इनमें समग्रता का भाव आ जाए। और हाँ, इनकी समीक्षा के संदर्भ में 1-2 कथन और हैं, वो भी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, तो उनको भी आप जो है नोट्स में ऐड कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।